तो भाई लोग ये वाला एपिसोड फुल ऑफ एक्शन और सस्पेंस से भरा हुआ है, तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो पिछले पार्ट में हमने ये देखा कि जो हमारे एमसी को स्टूडेंट यूनियन ज्वाइन करने का ऑफर देता है और वो हमारे एमसी को स्टूडेंट यूनियन ज्वाइन करने के सारे फायदे बताता है, लेकिन जो कहता कि उसकी एक शर्त है, अगर उसे स्टूडेंट यूनियन ज्वाइन करना है तो उसे प्योर ब्लड पाथ छोड़ना होगा। और अब आगे और हमारा एमसी कहता है प्रेसिडेंट जोहू, क्या स्टूडेंट यूनियन ज्वाइन करने के लिए जीन फ्यूजन के पाथ को फॉलो करना कंपलसरी है? और जिसपे जोहू बोलता कि हाँ ये कंपलसरी है। और ऐसा सुनते ही हमारा एमसी पीछे मुड़ता और कहता है फिर तो रहने दो, मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। और एमसी मन में सोचता है स्टूडेंट काउंसिल के बेनिफिट्स चाहे कितने भी ज्यादा क्यों न हो, क्या वो सच में ट्रिवेन पेवेलियन के ट्रिपल बेनिफिट का मुकाबला कर सकते हैं? और हमारे एमसी के वहाँ से पीछे मुड़ के जाने की वजह से जोहू के साथ वाले कहते हैं कि क्या इस नए फ्रेशमैन किंग का दिमाग खराब हो गया है, ये अब भी प्योर ब्लड ह्यूमन के पाथ पे टिके रहने की जिद कर रहा है। फ्रेशमैन किंग के टाइटल को जीतने के बाद इसमें बहुत ही ज्यादा घमंड आ चुका है। ये कितना घमंडी फ्रेशमैन है, आज नहीं तो कल इसे अपने फैसले पे पछतावा जरूर होगा। प्रेसिडेंट, मैंने आपसे पहले ही कहा था ट्रिवेन पेवेलियन बहुत ही बुरी तरह से सबका ब्रेन वॉश करते हैं, इस पे अपनी मेहनत बर्बाद करने का कोई फायदा नहीं है। और जोहू कहता है छोड़ो इसे, चलो हम जाके दूसरे जीनियस को रिक्रूट करते हैं। जिस जीनियस का कोई फ्यूचर ना हो वो जीनियस नहीं होता, सिर्फ कचरा होता है। और ये सीन यहीं पे कट हो जाता है और नेक्स्ट हमें सिस्टर यू को दिखाया जाता है। सिस्टर यू बहुत ही गुस्से में कहती हैं स्टूडेंट यूनियन के लोग मुश्किल से 20 साल के होंगे, वो पुराने जमाने के बुड्ढों की तरह कैसे सोच सकते हैं, इन लोगों का कुछ नहीं हो सकता। और तभी दरवाजा खुलता है और सिस्टर यान कहती है लो डीन भी आ गए। और डीन का चेहरा देख के ऐसा लग रहा होता है कि उनकी एनर्जी किसी ने चूस ली है। और तभी सिस्टर यान कहती हैं डीन, आपका बड़प्पन सच में कमाल का है। प्योर ब्लडेड ह्यूमन पाथ के डेवलपमेंट के लिए अपने फंडिंग सिक्योर करने के लिए दिन रात अपने शरीर तक को बेच दिया। प्योर ब्लडेड ह्यूमन पाथ के फ्यूचर में आपका नाम इतिहास में दर्ज होना तो तय है। ये सब सुन के हमारे डीन अपने मन में सोचते हैं कि इस लड़की का आखिर क्या बिगड़ जाएगा अगर ये शरीर बेचने वाली बातों को ना करे तो। जब देखो तब शरीर बेच दिया, शरीर बेच दिया। और तभी हमारे डीन हमारे एमसी के कंधों पे हाथ रख के कहते हैं कि एमसी मेरी बात याद रखना, एवोल्यूशन के रास्ते में औरतें रुकावट होती हैं, वो तुम्हारी ताकत निचोड़ लेंगी और तुम्हें अंदर से खोखला कर देंगी, हो सके तो उनसे बच के रहना। और हमारा एमसी सोचता है ये सब क्या बोल रहे हैं। डीन कहते हैं वैसे एमसी यूनिवर्सिटी टैलेंटेड स्टूडेंट की फैमिलीज के लिए हाउसिंग प्रोवाइड करती है और इंटरनल जॉब्स का भी अरेंजमेंट कर सकते हैं, क्या तुम अपने पेरेंट्स को यहाँ रहने के लिए लाना चाहते हो? और हमारा एमसी कहता है मैं समझ गया, मैं इस वीकेंड घर जाऊंगा और उनसे इस बारे में बात करूंगा। डीन कहते हैं साथ ही मैंने यूनिवर्सिटी मिशन एक्सेप्ट करने की तुम्हारी परमिशन एनेबल कर दी है, तुम्हारी आज की स्ट्रेंथ के हिसाब से सेकंड सेमेस्टर तक वेट करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें तुरंत मिशंस करना शुरू करो और क्रेडिट्स कमाओ और उस वक्त को ना बर्बाद करो जो तुम्हें ताकतवर बनने में यूज हो सकता है। और सिस्टर यान कहती हैं कि मैं हर हफ्ते मिशंस पूरे करने और उन्हें क्रेडिट्स में बदलने के लिए ऑफ कैंपस जाती हूँ, फ्यूचर में तुम मेरे साथ आ सकते हो प्रोसेस सीखने के लिए और एक्सपीरियंस लेने के लिए। कुछ वक्त बाद मैं एक म्यूटेंट बीस्ट हंटिंग का मिशन लूंगी और तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगी ताकि तुम्हारा विजन और भी बड़ा हो सके। और इस पे हमारा एमसी कहता है कि तो फिर मैं आप पे भरोसा कर रहा हूँ सिस्टर यान। और तभी हमारा एमसी सोचता है पहले देखते हैं कि यूनिवर्सिटी ऐप पर कौन से मिशन अवेलेबल हैं। और हमारे एमसी को पता चलता है यूनिवर्सिटी जो भी मिशन देती है वो सारे छोटे मोटे काम है, ज्यादातर ये मिशन सारे 1 या 2 क्रेडिट्स के ही होते हैं। हालांकि रिवॉर्ड कम है पर डिफिकल्टी भी कम है और इसीलिए ये सारे मिशंस काफी पॉपुलर हैं। इसके बजाय चलो ऑफ कैंपस मिशंस को चेक करते हैं। और हमारा एमसी देखता है कि मिशन में लिखा होता है कि स्पेयरिंग पार्टनर के लिए एक जिन फ्यूजनर की रिक्रूटमेंट है, फीमेल होनी चाहिए, ज्यादा बेहतर होगा अगर कोई ऐसी लड़की हो जिसके संतरे बड़े हो, गोरी हो, अट्रैक्टिव हो और लंबी टांगों वाली हो। और इनाम में लिखा होता है 5 क्रेडिट्स पॉइंट्स। और ये मिशन देख के हमारा एमसी सोचता है कि पता नहीं इसे कोई स्पेयरिंग पार्टनर चाहिए या फिर एक गर्लफ्रेंड, खैर छोड़ो इससे आगे बढ़ते हैं। और हमारा एमसी देखता है काफी सारे ऑफ कैंपस मिशंस हैं जिनके क्रेडिट्स भी ज्यादा ही हैं, पर ये 2 जगह थोड़ी ज्यादा दूर हैं। और ये मिशन होता है लुटेरों को पकड़ने का जो कि म्यूटेंट बीस्ट के मीट को चुराते हैं। और तभी हमारे एमसी को एक ऐसा मिशन दिखता है जो कि उसे परफेक्टली सूट करता है। तो मिशन ये होता है कि एक फीमेल जिन फ्यूजनर को पकड़ना है जो कि पागल हो गई है, एक कैटवुमन, इसकी ताकत 6th रैंक ऑर्डिनरी लेवल की है और ये एक शैडो टाइप फ्यूजनर है और इसने कई मर्दों का बेरहमी से खून भी किया है। आजकल शंघाई सिटी के अलग अलग रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट्स में ये एक्टिव है और इस मिशन का रिवार्ड होता है 50 क्रेडिट्स पॉइंट्स। और देखते ही हमारे एमसी इस मिशन को एक्सेप्ट कर लेता है। और तभी सिस्टर यान कहती हैं तुमने कैटवुमन मिशन को एक्सेप्ट कर लिया, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ चलूं? और हमारे एमसी कहता नहीं जरूरत नहीं है, पर सिस्टर यान आपको कैसे पता चला? और सिस्टर यान कहती हैं कि मिशन पेज पर देख सकते हैं कि किसने कौन सा मिशन एक्सेप्ट किया है। और तभी हमारा एमसी मिशन पेज देखता है और हमारे एमसी को पता चलता है टोटल 28 लोगों ने ये मिशन को एक्सेप्ट किया है जिनमें 26 सीनियर ही हैं और मेरे अलावा एक और फ्रेशमैन है।
है और ये और कोई नहीं बल्कि डीन माँ की बेटी मा जी वुई होती है। और ये देख के हमारा एमसी सोचता है कि मा जी वुई तो बस ऑर्डिनरी लेवल 5th पे ही है, पर उसने 6th रैंक का मिशन एक्सेप्ट कर लिया, उसके पास जरूर कोई ना कोई बैकअप तो होगा ही। और आगे हमारे एमसी सिस्टर यान को बाय बोलता है और वो कहता है कि मैं शायद थोड़ा लेट हो गया हूँ तो मैं लंच को जा रहा हूँ। और सिस्टर यान कहती है ठीक है तो फिर ध्यान से जाना। और रास्ते में जाते वक्त हमारे एमसी को अंदाजा लग जाता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। तुरंत हमारे एमसी बायोलॉजिकल एट्रीब्यूट डेंजर सेंस एक्टिवेट करता है, जिससे उस पीछा करने वाले इंसान का रैंक पता चल जाता है। और हमारा एमसी सोचता है ओके ऑर्डिनरी लेवल 7, और अगले ही पल वो बंदा बाहर आ जाता है और वो हमारे एमसी का नाम बुलाता है। हमारा एमसी पीछे मुड़ता है और वो बंदा कहता है कि आखिर वुई ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था, तुम उसे ऐसे टारगेट क्यों कर रहे हो, तुमने एंट्रेंस टेस्ट के वक्त उसे थप्पड़ और लात मारी और अब तुम उसी मिशन में उसे कम्पीट कर रहे हो जिसमें वुई है। तुम आखिर किस तरह के आदमी हो जो लड़कियों को परेशान करता है, अगर तुम्हें दम है तुम मुझसे लड़ो। और हमारा एमसी कहता है तुम्हें वुई ने भेजा है या फिर डीन माँ ने। और ये बंदा कहता है मुझे किसी ने नहीं भेजा है, मैं अपनी मर्जी से यहाँ आया हूँ, बात इतनी है कि मुझे तुम पसंद नहीं हो। और हमारा एमसी कहता है तो इसमें मैं क्या करूँ। और ये बंदा कहता है क्या तुम मुझसे लड़ने की हिम्मत रखते हो। और हमारा एमसी पीछे मुड़ के जाने लगता है और वो अपने मन में सोचता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं यहाँ यूनिवर्सिटी में आ रहा हूँ और यहाँ भी ऐसे लोग हैं जिनका दिमाग घुटने में है। और एमसी को जाता हुआ देख वो बंदा कहता कि हे वहीं पे रुक जाओ। और हमारा एमसी कहते हैं तुम कितना ज्यादा शोर करते हो। और आखिर में हमारे एमसी को उसे एक घूसा मारना पड़ता है और एक ही घूसे में वो बंदा जमीन पे लेट जाता है। और हमारा एमसी अपने मन में कहता है कि अब खुश। और नेक्स्ट सीन में हमारा एमसी घर पहुंच जाता है और उसकी आवाज सुनते ही हमारी क्यूनान बोलती है कि हाथ धो लो, मैंने डिनर रेडी कर दिया है। और क्यूनान कहती है जो तुमने 4.5 kg का अनडेड स्लग म्यूटेंट बीस्ट मंगवाया था वो आ गया है और मैंने उसे पहले फ्रिज में रख दिया है। और इस पे हमारा एमसी थैंक्स बोलता है। और मीट को देख के हमारा एमसी सोचता है कि मैं तो असलियत में पूरा बैच खरीद कर तुरंत कोडेक्स अनलॉक करना चाहता था, लेकिन ऐसा करने पे सब लोगों को मुझ पे शक हो जाता, पहले थोड़ा क्वांटिटी खरीदना ही सेफ होगा। और हमारा एमसी उस मीट के पावर्स को एब्जॉर्ब करने लगता है और तुरंत सिस्टम पॉपअप होता है और सिस्टम बताते हैं आपने अनडेड स्लग के मीट का लगभग 10% लाइफ एसेंस एब्जॉर्ब कर लिया है। लाइफ एसेंस को एब्जॉर्ब करने के बाद हमारा एमसी उस मीट को गार्बेज में फेंकने लगता है और उसे ऐसा करता हुआ देख हमारी क्यूनहन कहती है कि एमसी तुम अनडेड स्लग म्यूटेंट बीस्ट के मीट को गार्बेज में आखिर क्यों डाल रहे हो। और इस पे हमारा एमसी कहता है कि अनडेड स्लग म्यूटेंट बीस्ट का मीट पहले ही खराब हो चुका है, इसलिए इसे फेंक देना ही सही होगा। और क्यूनहन कहती है ये तो अजीब है, जब ये मुझे मिला था तब तो ये फ्रेश लग रहा था, ये इतनी जल्दी खराब कैसे हो गया। और हमारा एमसी कहता है जब तुम्हें ये मिला था तब फ्रेश ही था, पर मैंने इसके सारे लाइफ एसेंस को एब्जॉर्ब कर लिया और इसीलिए ये खराब हो गया। और क्यूनहन कहती है क्या लाइफ एसेंस को एब्जॉर्ब करना, क्या ये तुम्हारी सुपर पावर है। और हमारा एमसी कहता है तुमने सही कहा, ये मेरी सुपर पावर है, मैं म्यूटेंट बीस्ट के मीट से लाइफ एसेंस एब्जॉर्ब कर सकता हूँ, जिसकी वजह से उनकी थोड़ी शक्तियां मुझ में आ जाती हैं। और ये सुन के हमारी क्यूनहन थोड़ी शॉक हो जाती है, वो कहती है क्या एक इंसान के लिए ये पॉसिबल भी है। अब मुझे समझ में आया कि तुमने जीन फ्यूजन के रास्ते को क्यों ठुकरा दिया और उसकी बजाय प्योर ब्लड ह्यूमन के पाथ को क्यों चुना। ऐसी सुपर पावर के साथ जीन फ्यूजन करवाने की कोई जरूरत ही नहीं है। आगे हमारा एमसी कहता है कि ओह मुझे अभी याद आया कि डीन लू ने मुझे बताया था कि यूनिवर्सिटी टैलेंटेड स्टूडेंट की फैमिलीज को यहाँ सेटल होने में मदद कर सकती है और उनके लिए जॉब्स का भी अरेंजमेंट कर सकती है। क्या हमें अभी अपने पेरेंट्स को यहाँ बुला लेना चाहिए। जिसपे क्यूनहन बोलती है ये तो बहुत बड़ा फायदा है, बिल्कुल हमें ऐसा जरूर करना चाहिए। हमारा एमसी कहता है फिर जब कुछ दिनों में वीकेंड ब्रेक आएगा तो हम साथ में घर चलेंगे और इस बारे में अपने पेरेंट्स से बात करेंगे। आगे हमारे हीरोज डिनर करने लगते हैं और क्यूनहन कहती है एमसी आज क्लास के दौरान इंस्ट्रक्टर ने कहा था कि आज दोपहर 3 बजे जिम्नेजियम में एक पीक लेवल रैंकिंग ड्यूअल होगा और मुझे लगता है कि वो देखने लायक होगा। ये 9th रैंक्ड मैकेनिकल स्टूडेंट और 8th रैंक्ड जीन फ्यूजन स्टूडेंट के बीच का चैलेंज होगा, क्या तुम मेरे साथ इसे देखने चलोगे। और हमारा एमसी कहते हैं जरूर, डिनर करने के बाद चलते हैं। और आगे हमें जिम्नेजियम का सीन दिखाया जाता है जो कि जीन फ्यूजर्स और साइबॉर्ग से भरा हुआ होता है और यहाँ इंस्ट्रक्टर और स्टूडेंट्स के अलावा मेका डीटी ग्रुप के लोग भी आए हैं। और ये मेका डीटी ग्रुप शंघाई यूनिवर्सिटी के मैकेनिकल कॉलेज का सबसे बड़ा पार्टनर है और इसीलिए उन लोगों का यहाँ होना कोई हैरानी की बात नहीं है। हमारी क्यूनहन बोलती कि एमसी ऊपर देखो, 2nd फ्लोर के कॉरिडोर पर वो प्रोडिजी साइबॉर्ग भी यहाँ है जिसे हमने अक्सर ऑनलाइन देखा था। और हमें पता चलता है कि मेका डीटी ग्रुप मैकेनिकल कॉलेज को सपोर्ट करने में इतना पैसा इसलिए लगाती है ताकि वो अपने इन्फ्लुएंसर बढ़ा सके। हमारी क्यूनहन कहती है एमसी अगर क्योटो यूनिवर्सिटी का प्रोडिजी इस फीमेल साइबॉर्ग प्रोडिजी से लड़ता है तो तुम्हें क्या लगता है कौन जीतेगा। और हमारा एमसी कहता है वो इस ड्यूअल के आउटकम पर डिपेंड करता है, इस रिजल्ट से चीजें काफी ज्यादा क्लियर हो जानी चाहिए। अगर 8th रैंक्ड जीन फ्यूजर स्टूडेंट जीता तो क्योटो यूनिवर्सिटी का प्रोडिजी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा और अगर 9th रैंक्ड मैकेनिकल स्टूडेंट जीता तो फीमेल साइबॉर्ग प्रोडिजी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और हम देखते हैं कि ये ड्यूअल शुरू होता है, तुरंत वो मैकेनिकल स्टूडेंट्स अपने पंखों से ऊपर उड़ता है और बिना टाइम वेस्ट किए वो अपने कई सारे रॉकेट से इस जीन फ्यूजर। और ऑडियंस कहती है 8th रैंक वाला बंदा पूरी तरह से दब गया है, उसके पास पलट कर वार करने का कोई मौका
भी नहीं है। और तभी वो मैकेनिकल वाला बंदा नीचे उतरता है और उसे नीचे उतरता देख ऑडियंस कहती है कि लगता है ये मैकेनिकल वाला स्टूडेंट अब आमने सामने वाले लड़ाई पर स्विच कर रहा है। और हम देखते हैं तुरंत ये दोनों एक दूसरे के तरफ बढ़ते हैं और दोनों एक दूसरे को एक एक पंच मारते हैं, पर दोनों पंचेस में मैकेनिकल स्टूडेंट का पंच ज्यादा स्ट्रांग था और जिसकी वजह से जीन फ्यूजर दूर जाके गिरता है और उसके गिरते ही ऑडियंस चिल्लाती है, ओ माय गॉड, मैकेनिकल स्टूडेंट जीत गया। ये सीन यहीं पे कट हो जाता है और नेक्स्ट हमें प्रिंसिपल युआन को दिखाया जाता है। हम देखते हैं वो किसी लेडी से वीडियो कॉल पे बात कर रही थी और वो लेडी कहती है कि सोर्स जोन नंबर 36 पिच कुछ महीने से काफी शांत है। ये साफ नहीं है कि दूसरी साइड ने इस रास्ते को छोड़ दिया है या फिर वो छुपकर किसी बड़ी साजिश की तैयारी कर रहे हैं। और हमारे प्रिंसिपल पूछती हैं कि ग्यानजू का क्या, वो ओरिजिन लैंड में कैसी है, क्या वो वहाँ अच्छे से ढल रही है। और ये लेडी बोलती है कि वो बहुत ही अच्छे से यहाँ ढल गई है और उसकी ग्रोथ का क्या कहना, वो बहुत ही तेज है। आगे वो लेडी पूछती है कि लेकिन सेकंड मिस, आखिर ये ग्यानजू है कौन। ये हमारे प्रिंसिपल को सेकंड मिस क्यों बोल रही है, शायद हमें ये आगे पता चलेगा। ये लेडी बोलती है कि उसकी शरीर की बनावट इतनी स्पेशल है कि वो धरती से लगती ही नहीं है। और हमारे प्रिंसिपल बोलती है कि उन सवालों को तुम पूछा मत करो जिन्हें तुम्हें पूछने की इजाजत नहीं है। और वो लेडी कहती है, माफ कीजिएगा सेकंड मिस, गलती से मैं अपनी हद पार कर रही थी। और हमारे प्रिंसिपल कहती हैं, ठीक है, यहाँ मुझे अभी एक स्टूडेंट कोऑर्डिनेशन मैच देखना है, इसलिए मैं कॉल कट कर रही हूँ, जाओ जाके अपना काम संभालो। और इस पे वो लेडी बोलती है, समझ गई मिस। और कॉल कट होने के बाद तुरंत वो चैनल चेंज करती हैं और लड़ाई को देख के वो सोचती हैं कि मैकेनिकल स्टूडेंट्स के पास अभी जीन फ्यूजन स्टूडेंट्स के मुकाबले ज्यादा एडवांटेज है। साइबॉक्स के पास ज्यादा वर्सिटैलिटी और ओवरऑल एडवांटेज भी होते हैं, मगर मैकेनिकल मॉडिफिकेशन चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, वो ओरिजिन लैंड में एंटर तो नहीं कर सकते। वो जैसे ही वहाँ एंटर करते हैं, सारे इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी वहाँ काम करना बंद कर देती हैं और वो टीवी को बंद करते हुए सोचती हैं कि और उस हिसाब से सबसे पावरफुल साइबॉर्ग भी वहाँ कबाड़ का ढेर बन जाता है। और ये सीन यहीं पे कट हो जाता है। नेक्स्ट हमें हमारे हीरोज के फैमिलीज को दिखाया जाता है और वीकेंड की छुट्टियों में हम देखते हैं हमारे हीरोज अपने घर पहुंच चुके हैं और हमारे हीरोज अपने पेरेंट्स से उन्हें यूनिवर्सिटी के पास शिफ्ट करने के बारे में बात करते हैं और जिसपे हमारे हीरोज के पेरेंट्स मान जाते हैं। इस बातचीत के बाद हमारे एमसी निकल जाता है उस कैटवुमन के मिशन को पूरा करने के लिए और हमारे एमसी को पता चलता है कि कैटवुमन बायोलॉजिकल लेवल ऑर्डिनरी लेवल 6th रैंक बहुत ही तेज है, अक्सर शंघाई सिटी के रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट में दिखती है जहां वो मर्दों को फंसाती है और उनकी बेरहमी से मर्डर कर देती है। ऐप में बताते हैं कि कैटवुमन बदलने में माहिर है, बहुत चालाक है और तरह तरह के ड्रग्स के यूज करने में एक्सपर्ट है। और हमारा एमसी सोचता है कि ये एरिया तो बहुत बड़ा है और दुश्मन अभी तक हाथ में नहीं आया है, इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि ये मिशन इतने समय से अधूरा है। चलो अपनी स्काई आई और डेंजर सेंस बायोलॉजिकल एट्रीब्यूट यूज करके एक बड़ा सर्च एरिया कवर करते हैं। और बायोलॉजिकल एट्रीब्यूट यूज करते वक्त हमारे एमसी की आंखें चमकने लगती हैं और ये देख के आजू बाजू के लोग कहते हैं कि इस लड़के की आंखें तो बहुत ही ज्यादा डरावनी हैं, आखिर ये कर क्या रहा है, ये है तो बड़ा हैंडसम पर इसकी आंखें थोड़ी अजीब हैं। और तभी एक बड़ा सा आदमी हमारे एमसी के सामने आ जाता है और वो कहता है कि सुन बे बच्चे, तू आखिर किसे घूर रहा है। और हमारा एमसी कहता है कि मेरे रास्ते से हट जाओ और तभी वो अपना बायोलॉजिकल प्रेशर रिलीज करता है और सिर्फ बायोलॉजिकल प्रेशर से ही वो बड़ा बंदा वहाँ पे बेहोश हो जाता है। और हमारा एमसी सोचता है कि इस एरिया में तो कुछ भी सस्पिशियस नहीं है, चलो अगले रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट में चेक करते हैं। और तभी हमारे एमसी को कुछ जाने पहचाने चेहरे दिखते हैं और हमारा एमसी सोचता है वो तो माँ जी वही है, वो दोनों सीनियर स्टूडेंट्स के साथ है जो ऑर्डिनरी लेवल 7th पर हैं, वो शायद यहाँ उसकी कैटवुमन मिशन में मदद करने आए होंगे। और हम देखते हैं कि वुई की नजर भी हमारे एमसी पे पड़ जाती है और वुई कहती है कितनी बुरी किस्मत है हमारी। और वो बगल वाली लड़की कहती है क्या वो एमसी है, और वुई कहती है चलो यहाँ से उससे दूर ही रहो। और जिसपे ये दोनों ओके कहते हैं और उन्हें हमारे एमसी को इग्नोर करके जाता हुआ देख हमारा एमसी सोचता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए। आगे सीन वुई पे शिफ्ट होता है और वुई कहती है कि एमसी ने भी कैटवुमन के मिशन को एक्सेप्ट कर लिया है, वो पक्का यहाँ उसे ही ढूंढ रहा होगा, हमें उससे पहले ढूंढना होगा ताकि उसकी सारी मेहनत बेकार हो जाए। और ये लड़का कहता है कि ये सब मुझ पे छोड़ दो, मैंने डीमन हाउंड के जीन्स के साथ फ्यूज किया है, मेरी सूंघने की शक्ति बहुत ही ज्यादा तेज है, मैं पक्का उससे पहले ही कैटवुमन को ढूंढ लूंगा। और तभी ये लड़का कहता है कि मुझे कैटवुमन की खुशबू आ रही है और ये लड़का कहता है कि वो उस बार के अंदर है, स्ट्रीट के पास। और ये तीनों तुरंत उस बार की तरफ दौड़ते हैं और वही कहती है एक बार हमने उसे पकड़ लिया तो हम उसे सीधा घसीटते हुए एमसी के पास ले जाएंगे ताकि उसे मजा चखा सकें। और बार के अंदर पहुंचते ही वही कहती है आखिर वो है कहाँ, और ये हाउंड वाला लड़का कहता है कि उधर उधर है वो। और वही कहती है क्या तुम श्योर हो, ये तो बस एक ऑर्डिनरी फीमेल यूनिवर्सिटी स्टूडेंट लग रही है। और ये लड़का कहता है कि इससे जो खुशबू आ रही है ये बिल्कुल वैसी है जैसा मैंने सिक्योरिटी ब्यूरो में कैटवुमन के सामान से सूंघी थी, मैं पक्का श्योर हूँ ये वही है। और जैसा कि मैंने सोचा था कैटवुमन चकमा देने में बहुत ही एक्सपर्ट है, ये बहुत ज्यादा चालाक है। और बिना टाइम वेस्ट किए ये तीनों उस कैटवुमन की तरफ बढ़ते हैं और वही कहती है कि तो फिर
हमें बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, चलो उसे पकड़ते हैं। और ये कैटवुमन इन तीनों को नोटिस कर लेती है और वो तुरंत बगल वाले कांच को तोड़ के वहाँ से भागने लगती है। और वही कहती अरे नहीं, वो भागने की कोशिश कर रही है, उसका पीछा करो। और वही कहती ये सच में बहुत ही तेज है, हम शायद उसे खो देंगे। और ये लड़का बोलता है चिंता की कोई बात नहीं है, मैं उसकी सेंट को ट्रैक करना जारी रख सकता हूँ, उसे कभी ना कभी तो रुक के रेस्ट करना ही पड़ेगा। और आगे हम देखते हैं ये तीनों एक डेड एंड पर उस कैटवुमन को घेर लेते हैं और वो लड़का कहता है हमने उसे पकड़ ही लिया, वो यहाँ छुपी हुई है। और वही कहती है चलो अंदर चलते हैं और इसे जल्दी खत्म करते हैं, उसे दोबारा भागने मत देना। और ये कैटवुमन थोड़ी सी हंसती है और कहती है अगर मैं सच में भागना चाहती तो क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझे पकड़ पाते? सबसे बड़ा शिकारी अक्सर खुद को शिकार की तरह दिखाना पसंद करता है, क्या तुम्हें इतना सिंपल सा प्रिंसिपल भी समझ में नहीं आता? और तभी ये कैटवुमन अपनी बायोलॉजिकल प्रेशर बढ़ाते हुए अपने बड़े बड़े नाखून निकाल लेती है। और ये बायोलॉजिकल प्रेशर इतना स्ट्रांग होता है कि इन तीनों को इसे सहना बहुत ही मुश्किल हो रहा होता है। और वही कहती है इसमें कोई शक नहीं है, वो असल में ऑर्डिनरी लेवल 9th पर ही है। ये कैटवुमन अपनी असली ताकत हमसे छुपा रही थी। और तभी वही बोलती है भागो, इस मिशन को पूरा करना हमारे बस की बात नहीं है। और इन तीनों को भागता हुआ देख वो कैटवुमन कहती है कि ये तीनों बचना चाहते हैं। और तभी वो कैटवुमन एक बड़ा सा जंप मार के इन तीनों के सामने आ जाती है और वो कैटवुमन कहती है तुम खुद को धोखा दे रहे हो, तुम सब इतनी आसानी से बच नहीं पाओगे। और इस लड़के को देख के कैटवुमन कहती है हे हैंडसम, कैसे हो? जिस पल तुमने उस बार में कदम रखा था उसी पल से मेरा दिल तुम पे आ गया है। और उसकी बातें सुनकर ये लड़का कांपने लगता है। और तभी कुछ गैस बॉम्ब जैसा वही उस कैटवुमन की तरफ फेंकती है और वो सोचती है लगता अब मेरे पास इसे यूज करने का अलावा कोई भी रास्ता नहीं है। और हम देखते हैं उस कैटवुमन के पास बहुत ही धुआं धुआं हो जाता है और वही कहती है ये धुआं उसकी सेंसेस को कमजोर कर देगा, हमारे पास निकलने का यही मौका है, तो सब लोग भागो। और आगे हम देखते हैं कि फाइनली ये तीनों वहां से भाग निकलते हैं। और ये लड़की कहती है कि हम बाल बाल बचे हैं, मिशन की जानकारी तो बिल्कुल ही गलत थी, हम वहाँ मरते मरते बचे हैं। और ये लड़का कहता है कि वही अभी डीन माँ को कॉल करो, उन्हें बताओ कि यहाँ क्या हुआ और किसी से कहकर उस बेकार कैटवुमन की इंफॉर्मेशन तुरंत ठीक करवाओ। और वही कहती है हाँ मैं कॉल कर रही हूँ। और तभी वही सोचती है कि रुको, एमसी ने भी वही सेम मिशन एक्सेप्ट किया है, अगर उसका सामना कैटवुमन से हुआ तब तो वो पक्का मर जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे उसे वार्न करना होगा, भले ही वो बहुत ही ज्यादा एनोइंग है पर उसे मैं ऐसे मरने नहीं दे सकती, मेरे पास तो उसका नंबर भी नहीं है, मुझे पहले क्यूनान को फोन करना होगा। और इधर हम देखते हैं कि वो कैटवुमन धुएं से निकलती है और वो कहती है कि डैम इट, मेरा शिकार मेरे हाथों से निकल गया। और तभी वो कैटवुमन किसी को अंधेरे से आता हुआ देखती है और कैटवुमन कहती है ये तो बड़ा हैंडसम है, ये तो बिल्कुल मेरे टाइप का है। और अचानक से ये कैटवुमन हमारे एमसी पर हमला करने के लिए बढ़ती है और कहती है कभी कभी जो नुकसान लगता है वो एक आशीर्वाद बन जाता है, लेकिन मुझसे टकराने का मतलब है कि तुम अपनी बुरी किस्मत के अलावा और किसी को दोष नहीं दे सकते। और इधर हम देखते हैं कि हमारा एमसी भी अटैक मोड में आ जाता है और वो सोचता है कि अच्छा तो ये कैटवुमन सिर्फ ऑर्डिनरी लेवल 9th पर है। और हमारे एमसी को उसकी तरफ आता हुआ देख ये कैटवुमन सोचती है कि ये आखिर मुझसे तेज कैसे है। और इतने में ही हमारे एमसी का जोरदार पंच इस कैटवुमन के फेस के पास पहुंच जाता है और उसके गालों पे पड़ भी जाता है। और पंच पड़ते ही वो कैटवुमन दूर जाके दीवार पे लगती है और उस कैटवुमन को देख हमारा एमसी कहता है कि मैंने तुम्हें अपने 50% स्ट्रेंथ से मारा पर फिर भी तुम थोड़ी बहुत ही घायल हुई हो। और वो कैटवुमन अपने मन में सोचती है कि ये इतना जवान दिखता है, इतनी कम उम्र में कोई इतना ज्यादा ताकतवर कैसे हो सकता है, और इसने तो अभी तक जीन फ्यूजन भी नहीं किया है। और अचानक से वो कैटवुमन हमारे एमसी से दूर भागने लगती है और वो सोचती है कि अगर ये लड़ाई और भी लंबी चली तो शायद सच में मैं इसके हाथों से मारी जाऊंगी, बेहतर है कि जब तक मौका मिले तब तक मैं पीछे हट जाऊं। और वो पीछे मुड़ के देखती है कि ये बंदा अभी भी मेरा पीछा कर रहा है और वो भी इतनी स्पीड पर। और तभी हमारे एमसी इस कैटवुमन को एक जोरदार किक इसके मुंह पे मारता है और हमारा एमसी अपने मन में कहता है कि इस बार मैं अपनी पूरी ताकत यूज करूंगा। और इस किक से ये कैटवुमन दीवार में जाके गड़ जाती है और ये देख के हमारा एमसी कहता है कि इसकी गर्दन टूट चुकी है फिर भी ये जिंदा कैसे है। और हमारा एमसी उस पे बहुत सारी किक्स बरसाने लगता है और वो अपने मन में कहता है कि इतना सब होने के बाद भी ये जिंदा है, पर मैं महसूस कर सकता हूँ कि इसका बायोलॉजिकल प्रेशर धीरे धीरे कमजोर पड़ रहा है। और हमारा एमसी एक बड़ा सा पत्थर उठाता है और वो सोचता है कि इसके रिकवर होने से पहले ही मुझे इसे मारना होगा। और अचानक से हमारे एमसी को कुछ अजीब फील होता है और हमारा एमसी कहता है कि ओ शिट, इसका बायोलॉजिकल प्रेशर तो बढ़ रहा है। एमसी सोचता है कि मौत के इतने करीब पहुंचकर उसने ब्लड बर्स्ट ट्रिगर कर दिया, मैं महसूस कर सकता हूँ कि वो एडवांस लेवल तक पहुंचने की कगार पर है। और वो कैटवुमन गुस्से में कहती है कि बच्चे आखिर तू है कौन। ये कैटवुमन अपने मन में सोचती है कि मुझे अपने बॉडी के सारे शैडो नाइट कैट जीन्स को फुल्ली एक्टिवेट करने पर मजबूर कर दिया गया है। हालांकि इसने मेरी जान बचाई और मेरी स्ट्रेंथ भी बढ़ा दी, लेकिन इससे मेरी बीस्टली इंस्टिंक्ट हमेशा के लिए बढ़ जाएगी और ये मुझे म्यूटेंट बीस्ट के जीन बैकलैश के लिए कमजोर बना देगा।
रहेगा। और उसका ट्रांसफॉर्मेशन देख हमारा एमसी कहता है कि मुझे माफ कीजिएगा, मुझे लगा कि आप कोई और हैं। और हमारा एमसी वहां से जाने लगता है। और ये देख कैटवुमन सोचती है कि इसकी पावर्स का अंदाजा लगाना तो इम्पॉसिबल है और इसकी हरकतें तो बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल हैं। मेरे पास अब कोई भी दाव नहीं बचा है और जीन बैकलैश मुझे किसी भी पल पड़ सकता है। और कैटवुमन वहां से तेजी से निकलते वक्त सोचती है कि अगर उसने मुझे एक बार और मारा तो मैं पक्का मर जाऊंगी। जिंदा रहना ज्यादा जरूरी है, मुझे तुरंत इस खतरनाक जगह से निकलना होगा। और तभी कैटवुमन को कुछ आवाज सुनाई देती है और अगले ही सेकंड में कैटवुमन के सर में एक रॉड आके गड़ जाता है और वो सीधा दीवार में गड़ जाती है। और हम देखते हैं कि हमारा एमसी अपने हाथ में एक और रॉड लिए इस कैटवुमन की तरफ बढ़ रहा होता है और हमारा एमसी बहुत ही तेजी से उस रॉड को इस कैटवुमन के सीने के अंदर गाड़ देता है और रॉड को तुरंत बाहर भी निकाल देता है। और फिर से हमारा एमसी लगातार उसके ऊपर कई सारे वार करता है और इतने सारे छेद करने के बाद हमारा एमसी सोचता है कि अब इसका बायोलॉजिकल प्रेशर पूरी तरह से खत्म हो गया है, इस बार वो सच में मर चुकी है। और हमारा एमसी रॉड को बगल में फेंकता है और अपने चेहरे पे लगे हुए खून को साफ करता है। भाई डीनमा सच ही कह रहा था, हमारा एमसी बिल्कुल ही रूथलेस है। आगे हमारा एमसी अपने मन में कहता है अब मुझे इसकी एक फोटो लेनी होगी और यूनिवर्सिटी के ऐप पर अपलोड करनी होगी ताकि मैं इस बात को प्रूव कर सकूं कि मैंने इस मिशन को पूरा कर लिया है। और आगे मुझे पब्लिक सिक्योरिटी डिपार्टमेंट को कॉल करना है ताकि वो लोग यहाँ आकर ये सब साफ कर सके। और हमारा एमसी फोन लगाता है और वो कहता है कि मैं फलाना स्ट्रीट से फलाना बोल रहा हूँ, मुझे यहाँ कैटवुमन की बॉडी मिली है। और आगे हमारा एमसी अपने मन में कहता है कि अब जब सब कुछ हो गया है तो चलो अब इसमें से शैडो नाइट कैट जीन्स को एब्जॉर्ब करना शुरू करते हैं। और एब्जॉर्ब करने के तुरंत बाद सिस्टम पॉपअप होता है और उसमें लिखा होता है कि आपने शैडो नाइट कैट की लाइफ एसेंस को काफी मात्रा में एब्जॉर्ब कर लिया है, पूरे 36%। और ये देख के हमारा एमसी सोचता है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सिर्फ एक एडवांस लेवल जीन फ्यूजनर को एब्जॉर्ब करने से कोडेक्स की प्रोग्रेस इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी। शायद इसकी वजह ये हो सकती है कि इसे बहुत ही बुरा बैकलैश हुआ था जिसकी वजह से उसकी बॉडी में शैडो नाइट कैट जीन का कॉन्सेंट्रेशन अबनॉर्मली हाई हो गया है। और ये सीन यहीं पे कट हो जाता है। आगे हमें इन तीनों को दिखाया जाता है और वही फोन पे कहती है कि डैड जो कैटवुमन मिशन मैंने एक्सेप्ट किया था उसने मुझे लगभग मार ही डाला था। यूनिवर्सिटी ऐप पर मिशन की डिस्क्रिप्शन बिल्कुल ही गलत दी गई है। वो कैटवुमन कोई ऑर्डिनरी लेवल 6th रैंक की टारगेट नहीं थी, वो ऑर्डिनरी लेवल 9th रैंक की थी शायद। और ये सुन के डीनमा जोर से चिल्लाता है क्या वही, मुझे सही से बताओ कि वहाँ क्या हुआ था। बाद में मैं इस बारे में डायरेक्टर से बात करूंगा जो इस मिशन सिस्टम के इंचार्ज हैं, तो शुरू से बताओ क्या हुआ था। और सब कुछ बताने के बाद हमारी वही फोन कट करती है और वो सोचती है कि बेहतर होगा कि हम जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी यूनिवर्सिटी पहुंच जाएं और ज्यादा बाहर रुकना अवॉइड करें, कहीं वो कैटवुमन हमारे पीछे ना आ जाए। तभी उसकी दोस्त बोलती है कि वही ये देखो आखिर एमसी ने कैटवुमन के मिशन को पूरा कैसे कर लिया। और ये देख के वही भी बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है और वो कहती है कि उस कैटवुमन का बायोलॉजिकल लेवल ऑर्डिनरी लेवल 9th रैंक था, एमसी तो बस एक फ्रेशमैन है, उसने आखिर ये कैसे किया। और इसी शॉक के साथ ये सीन कट हो जाता है। आगे हमें यूनिवर्सिटी के बाहर का सीन दिखाया जाता है। वीकेंड खत्म होने के बाद हमारे एमसी और किन्हान यूनिवर्सिटी वापस आ जाते हैं और तभी हमारे एमसी के फोन पे मैसेज आता है और उसे पता चलता है कि कैटवुमन मिशन का रिवॉर्ड आ गया है। लेकिन हमारा एमसी देखता है कि मिशन रिवॉर्ड पर बताए गए अमाउंट से ये ज्यादा है और ऐप में लिखा होता है कि गलत मिशन इंफॉर्मेशन की वजह से कैटवुमन का बायोलॉजिकल लेवल सुधार कर 9th रैंक कर दिया गया है। पुराना 50 पॉइंट का रिवॉर्ड बढ़ाकर 200 पॉइंट कर दिया गया है और 100 पॉइंट्स कंपनसेशन के दौर पे दिए गए हैं। और ये देख के हमारी कुन्हान बोलती है कि यूनिवर्सिटी का मिशन सिस्टम तो सच में भरोसे लायक नहीं है। अच्छा हुआ कि तुम इतने स्ट्रांग हो, नहीं तो इस गलती की वजह से तुम्हारी जान भी जा सकती थी। और इस पे हमारा एमसी कहता है कि तुमने सही कहा, अब से मैं मिशन एक्सेप्ट करते वक्त पक्का ज्यादा सावधान रहूंगा। अब से जब भी कोई मुझे सही मिशन मिलेगा मैं तुम्हें भी साथ ले जाऊंगा ताकि तुम्हें रियल कॉम्बैट एक्सपीरियंस मिले और तुम खुद को भी मजबूत बना सको। और इस पे हमारी कुन्हान बहुत ही खुश हो जाती है। वो कहती है ये फाइनली मैं एमसी के साथ मिशन पे जा सकती हूँ। आगे हमारा एमसी अपने मन में सोचता है कि कोडेक्स को अनलॉक करने के लिए मैं डायरेक्टली 45 kg अनडेड स्लग मीट का ऑर्डर दे देता हूँ। पहले मुझे फिक्र होती थी कि ज्यादा खरीदने से लोगों का ध्यान मुझ पे जाएगा, पर इसकी अब कोई टेंशन नहीं है। म्यूटेंट बीस्ट मीट बहुत ही ज्यादा न्यूट्रिशियस होता है और रेवोल्यूशन में काफी मदद करता है। क्विनहान की बॉडी वीक है इसलिए उसे इसकी ज्यादा जरूरत है। आगे ये दोनों अपने रूम पे पहुंच जाते हैं और क्विनहान दरवाजा खोल रही होती है। तभी हमारा एमसी पीछे से कहता है कि क्विनहान क्या तुम कोई म्यूटेंट बीस्ट का मीट खाना चाहती हो? अगर हाँ तो मैं ऑर्डर दे देता हूँ। और हमारी क्विनहान बोलती है कि मुझे देखने दो। और थोड़ी देर बाद वो कहती है कि कुछ फायर्स ग्रेट ईगल मीट खरीद लो, एक क्रेडिट में 2.7 किलोस मिल जाएंगे और अगर हम फ्रिज में रखेंगे तो काफी दिनों तक चल जाएंगे। और इस पे हमारा एमसी ठीक है कहता है और हमारा एमसी कहता है तो फिर मैं फायर्स ग्रेट ईगल का मीट ऑर्डर कर देता हूँ। और क्विनहान बोलती कि रहने दो, मैं ऑर्डर कर देती हूँ, मेरे पास अभी भी वो 90 क्रेडिट्स हैं जो तुमने मुझे दिए थे। और
और इस पे हमारा एमसी ओके कहता है। आगे कुकिंग करते वक्त हमारा एमसी अपने मन में सोचता है कि हम सब एक ही छत के नीचे एक परिवार की तरह रह रहे हैं, तो कौन किस चीज के पैसे दे रहा है इसका हिसाब रखने की कोई जरूरत नहीं है। और थोड़ी देर बाद हमारे हीरोज खाना खाने लगते हैं और तभी डोरबेल बजता है और हमारा एमसी कहता है कि मैं जाके देखता हूँ। और हम देखते हैं कि ये मीट की डिलीवरी होती है, जिसे देख हमारा एमसी कहता है कि मैंने सोचा ही नहीं था कि ये इतनी जल्दी आ जाएगा। और आगे हमारा एमसी क्यूनान से कहता है कि पहले फायर्स ग्रेट ईगल का मीट थोड़ा सा फ्रिज में रख दो, और जिसपे हमारे क्यूनान हम करती है। और आगे हमारा एमसी कहता है कि अब टाइम है लाइफ एसेंस अब्सॉर्ब करने का, और मीट के छूते ही सिस्टम पॉपअप होता है और सिस्टम बताता है कि हमारे एमसी ने अनडेड स्लग का लगभग 100% लाइफ एसेंस अब्सॉर्ब कर लिया है। और हमारे एमसी को पता लगता है कि ये एक बुरी तरह जख्मी अनडेड स्लग था, लेकिन इसकी सेल्फ हीलिंग स्पीड बहुत ही कमाल की थी। और इस अनडेड स्लग के मीट से हमारे एमसी को एक बायोलॉजिकल एट्रीब्यूट मिलता है और जिसका नाम होता है रैपिड रीजनरेशन। और इससे ये होता है कि अगर हमारा एमसी फौरन ना मरे और उसकी बॉडी में काफी एनर्जी हो तो वो किसी भी छोटे चोट को आसानी से भर सकता है। और ये देख के हमारा एमसी सोचता है कि ये एबिलिटी तो कमाल की है, चलो टेस्ट करते हैं कि ये कितना असरदार है। और ऐसा कहते ही हमारा एमसी अपने दांतों से अपने हाथ की स्किन कट कर देता है और हम देखते हैं कि बस कुछ ही सेकंड्स में ब्लड रुक जाता है और उसका घाव पूरी तरह से ठीक हो जाता है। ये देख के हमारा एमसी सोचता है कि इस रैपिड रीजनरेशन के साथ जब तक मैं मरा नहीं हूँ और मेरी एक भी सांस बाकी है और मेरे पास काफी एनर्जी है, तो मैं बार बार खुद को पूरी तरह से ठीक कर सकता हूँ। और तभी अचानक से फिर से डोरबेल बजता है और हमारा एमसी सोचता है कि इतनी रात को कौन है। आगे हमारे एमसी क्यूनान से पूछता है क्या तुमने फिर से कुछ ऑर्डर किया है, और इस पे हमारी क्यूनान बोलती है कि नहीं, मैंने तो कुछ नहीं ऑर्डर किया है। और हम देखते हैं ये और कोई नहीं बल्कि वही होती है और वो कहती है इतनी रात को डिस्टर्ब करने के लिए मैं माफी चाहती हूँ। और हमारा एमसी कहता है कि आखिर बात क्या है, और वही कहती है कि मैं जानना चाहती हूँ कि तुमने वो कैटवुमन वाले मिशन को कैसे कंप्लीट किया, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुमने ये कैसे किया। और हमारा एमसी कहता है कि इस बारे में बात करना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है। और वही कहती है कि ओह ठीक है, फिर मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। और वही पीछे मुड़ के जाने लगती है। तभी हमारी क्यूनान कहती है कि वही क्या तुम एक कप चाय पीने के लिए अंदर चलोगी, मैं अपने घर से थोड़ी चाय पत्ती लाई हूँ, मेरी मॉम ने उन्हें खुद ही रोस्ट किया है और ये बहुत ही अच्छी है। पर वही जाते हुए बोलती है कि शायद अगली बार, अभी मुझे कुछ काम निपटाना है। वही के जाने के बाद हमारी क्यूनान बोलती है कि एमसी सच तो ये है कि वही एक अच्छी इंसान है। जब कैटवुमन की इन्फॉर्मेशन गलत निकली तो उसे चिंता हो रही थी कि कहीं तुम्हें कुछ हो ना जाए। उसने तो मुझे मैसेज करके तुम्हें वार्न करने को भी कहा था। मुझे लगता है कि फ्यूचर में हमें उसके साथ और भी वक्त बिताना चाहिए। और इस पे हमारा एमसी कहता है कि अगर तुम्हें ठीक लगे तो तुम उसे कभी भी घर बुला सकती हो, वैसे भी वो बस नीचे वाले फ्लोर पे ही रहती है। और इस पे हमारी क्यूनान ठीक है कहती है और ये सीन यहीं पे कट हो जाता है। और अगली सुबह हमें डीन और सिस्टर यान की कन्वर्सेशन सुनने को मिलती है। डीन कहते हैं उस रात मैंने अपनी आंखों से देखा था, माँ जीहेन डायरेक्टर से भिड़ने गया था जो मिशन सिस्टम का इंचार्ज है। उनकी बहस तुरंत ही शुरू हो गई और आखिर में वो एक पूरी लड़ाई में बदल गई। और सिस्टर यान कहती हैं क्या ये कैटवुमन के मिशन की गलत जानकारी की वजह से था। और डीन कहते हैं बिल्कुल वही बात ही, उसकी बेटी ने भी वही मिशन एक्सेप्ट किया था। टारगेट की गलत बायोलॉजिकल रैंकिंग की वजह से वो मरते मरते बची थी, तो गुस्सा होना तो जायज ही है। और सिस्टर यान कहती है कि मैंने भी इस बारे में सुना था, कैटवुमन का असली बायोलॉजिकल लेवल ऑर्डिनरी लेवल 9th रैंक था, लेकिन मिशन डिस्क्रिप्शन में इसे ऑर्डिनरी लेवल 6th रैंक बताया गया था। और इधर हमारे एमसी ये सब कन्वर्सेशन इग्नोर करके अपने रिसर्च में लगा हुआ था। और तभी डीन हमारे एमसी से कहते हैं कि एमसी तुम भी मा जू हुई के बराबर के लेवल पर हो, तो तुमने वो मिशन पूरा कैसे किया। और सिस्टर यान कहती है कि एमसी क्या तुमने किसी ताकतवर के साथ टीम बनाई थी या पहले से ही कोई जाल बिछाया था। और हमारा एमसी कहता है कि ना कोई मदद ना कोई जाल, सिर्फ असली शारीरिक ताकत, मैंने उसे अकेले ही खत्म कर दिया। और ऐसा सुनते ही ये दोनों बहुत ही शॉक हो जाते हैं। सिस्टर यान कहती है क्या अकेले ही मार दिया, आखिर इससे तुम्हारा क्या मतलब है। और डीन कहते हैं क्या तुम अपनी असली ताकत अब भी हमसे छुपा रहे हो, अकेले ही मार दिया, क्या मैंने कुछ गलत सुन लिया क्या। सिस्टर यान कहती है तुम मजाक कर रहे हो ना। और हमारा एमसी इस डिस्टर्बेंस से इरिटेट होकर सोचता है कि इन पिछले कुछ दिनों में मुझे इन लोगों के साथ रह के एहसास हो गया है कि ये लोग अच्छे हैं, इसलिए उन्हें अपनी सही बॉडी टेम्परेरिंग प्रोग्रेस और बायोलॉजिकल लेवल बताना किसी तरह का खतरा नहीं बल्कि फायदा ही है। साथ ही वो एपर्चर ओपनिंग वाले मसले में मेरी मदद भी कर सकते हैं, तो बेहतर होगा कि मैं सब सच सच बता दूं। और हमारा एमसी पीछे मुड़ता है और वो कहता है कि सच तो ये है कि मेरी असली ताकत ऑर्डिनरी लेवल 9th रैंक तक पहुंच चुकी है। और ऐसा सुनते ही इन दोनों के दिमाग और मुंह दोनों ही खुल
भूल जाते हैं। हमारा एमसी कहता है मेरी बॉडी टेम्परेरिंग का पहला राउंड कंप्लीट हो चुका है और फिलहाल मैं स्किन टेम्परेरिंग का दूसरा राउंड पूरा करने के बीच में हूँ। और ये सुन के हमारे डीन बहुत ही सीरियस नोट में बोलते हैं कि बॉडी टेम्परेरिंग का पहला राउंड वो भी पूरी तरह से खत्म हो गया। और हमारे डीन खुशी के मारे बौखला जाते हैं और वो कहते हैं भगवान मेहनत का फल जरूर देता है, मेरी सालों की कोशिश आखिरकार रंग लाई। हम देखते हैं कि डीन हमारे एमसी का हाथ पकड़ लेते हैं और डीन कहते हैं तुम्हारे यहाँ होने से प्योर ब्लडेड ह्यूमन पाथ जरूर बड़ी कामयाबी हासिल करेगी और जब वो दिन आएगा तब ट्रिवियन पेवेलियन का नाम पूरे दुनिया में गूंजेगा। और वो रोते हुए कहते हैं कि मैंने सालों लगा दिया प्योर ब्लडेड ह्यूमन के पाथ के रिसर्च में और तब भी रुका नहीं जब मेरा परिवार बिखर गया और मेरी शादी टूट गई, फिर भी मुझे कोई असली कामयाबी नहीं मिली। और अब आखिरकार मुझे एक ऐसा जीनियस मिला है जो जिंदगी में बस एक ही बार मिलता है, जो ब्लड टेम्परेरिंग टेक्निक के लिए एकदम परफेक्ट है। उसे रास्ता दिखाने से प्योर ब्लडेड ह्यूमन पाथ आखिरकार मशहूर होगा और इंसानियत की सबसे बड़ी उम्मीद बनेगा। और ये ड्रामा देख हमारा एमसी सोचता है कि अब इन्हें क्या हो गया, ये एक ही साथ हंस भी रहे हैं और रो भी रहे हैं। हमारे डीन हमारे एमसी के कंधे पर हाथ रखते हैं और वो कहते हैं कि एमसी तुम्हारा फिजिकल टैलेंट सच में कमाल का है। अगर ये बात ना होती कि तुम्हारी बॉडी में बिल्कुल भी ओरिजिन एनर्जी नहीं है तो मुझे शक होता कि तुम ओरिजिन लैंड के उन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बीइंग में से एक हो। और ये सुन के हमारा एमसी कहता है कि ओरिजिन लैंड के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बीइंग्स। और डीन कहते हैं कि जब इस दुनिया में म्यूटेंट बीस्ट हैं तो ये तो नेचुरल है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बीइंग्स भी होंगे ही, लेकिन ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बीइंग्स अक्सर ओरिजिन लैंड में ही रहते हैं, धरती पर नहीं। और ये सब सुन के सिस्टर यान कहती हैं कि तो इसका मतलब कि वो सच में एग्जिस्ट करते हैं। डीन आप तो भेदभाव कर रहे हैं, मैं इतने सालों से पेवेलियन में हूँ पर आपने मुझे इसके बारे में कभी नहीं बताया। और हमारा एमसी कहते हैं कि डीन ये ओरिजिन एनर्जी असलियत में है क्या। और डीन कहते हैं कि ये एक अनोखी एनर्जी है जो सिर्फ ओरिजिन लैंड के बीइंग्स के पास होती है। और हमारा एमसी फुल जोश में कहता है कि तो इसका यूज कैसे होता है और आखिर इसका इफेक्ट कैसा होता है। और डीन कहते हैं कि वो मैं अभी तुम्हें कोई साफ जवाब नहीं दे सकता, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ 2 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बीइंग्स को देखा है। और ये सुन के सिस्टर यान कहती हैं कि छोड़िए डीन आप बस लंबी लंबी फेंक रहे हैं, आपका बायोलॉजिकल लेवल ऑर्डिनरी लेवल 9th पर अटका हुआ है तो आप उनसे आखिर कैसे मिल सकते हैं जब आप ओरिजिन लैंड में एंटर ही नहीं कर सकते। और ये सुन के हमारा एमसी कहता है कि क्या ओरिजिन लैंड में जाने के लिए कोई बायोलॉजिकल लेवल की रिक्वायरमेंट होती है। और डीन कहते हैं कि हाँ ये हायर अप्स का बनाया हुआ रूल है, सिर्फ एडवांस लेवल या फिर उसके ऊपर वाले ही जा सकते हैं, उसके नीचे वाले तो बस बलि के बकरे हैं। और डीन कहते हैं कि और किसने कहा कि मैं उन्हें ओरिजिन लैंड में मिला था, मैं उनसे धरती पर ही मिला था। एक फीमेल डिसाइबल थी जिसे मेरी एक्स वाइफ ने 10 साल पहले अडॉप्ट किया था, मुझे कोई आइडिया नहीं है कि वो उसे कहाँ से मिली। और ऐसा सुनते ही हमारे एमसी अपने मन में सोचता है कि तो क्या ल्यू कैनशु क्युनहान की सीनियर सिस्टर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बीइंग है। डीन कहते हैं कि दूसरी एक मिस्टीरियस पुराने र्यून्स में मुझे मिली थी, वही जगह जहाँ मुझे ब्लड टेम्परेरिंग मेथड मिला था। मैंने आज तुम्हें जो भी बताया वो एक टॉप सीक्रेट है, इसके बारे में किसी से कुछ मत कहना, क्या तुम दोनों समझ गए। और इस पे सिस्टर यान कहती हैं चिंता मत कीजिए डीन, मेरे होठ सीले हुए हैं, मैं एक शब्द भी बाहर निकलने नहीं दूंगी। और डीन कहते हैं अच्छा है, मुझे तुम दोनों पे भरोसा है। डीन कहते हैं कि एमसी अभी के लिए अपनी ताकत छुपा कर रखो, ज्यादा दिखावा मत करना ताकि तुम हेरेटिक कल्ट के नजर में ना आ जाओ, क्योंकि यूनिवर्सिटी के अंदर भी खतरा है, उनके लोग हर जगह पर फैले हुए हैं। और जिस पे हमारा एमसी ठीक है कहता है। और आगे डीन कहते हैं कि अगर तुम अपनी असली ताकत के हिसाब से मिशंस एक्सेप्ट करके क्रेडिट कमाना चाहते हो तो उसकी जगह अपनी सिस्टर यान का अकाउंट यूज करो। और इस पे सिस्टर यान कहती हैं कि मैं भी ऑर्डिनरी लेवल 9th पर ही हूँ, तो तुम अगर मेरे नाम पर मिशंस एक्सेप्ट करोगे तो एक्सपोज होने की चिंता भी नहीं रहेगी और तुम फ्रीली लड़ पाओगे। आगे हमारा एमसी कहता है कि डीन क्या आपके पास ओरिजिन लैंड की कोई और जानकारी है, मैं इसके बारे में और भी जानना चाहता हूँ। और डीन कहते हैं कि ओरिजिन लैंड से जुड़ी हुई हर चीज क्लासिफाइड है और मुझे भी इसके बारे में बहुत ही कम पता है, पर तुम्हें जल्दीबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। एडवांस लेवल तक पहुंचने से पहले इसके बारे में ज्यादा जानकर भी तुम्हें कोई खास फायदा नहीं होगा। तुम्हें बस इतना जानने की जरूरत है कि ओरिजिन लैंड के अंदर ज्यादातर बीइंग्स दुश्मन ही हैं, वो हमेशा अर्थ पर हमला करने के रास्ते ढूंढते रहते हैं। जहाँ तक मकसद या फिर वजह की बात है, कुछ एक्सपर्ट्स का मानना ये है कि अर्थ के पास कुछ ऐसा है जो उन्हें हर हाल में चाहिए। और तभी हमारे डीन के फोन पे यू आर माई लिटिल एप्पल नामक रिंगटोन बजता है। तुरंत हमारे डीन फोन उठाते हैं और वो कहते हैं कि हाँ हेलो बेबी, 1 मिनट। देखो बच्चों, मेरे एक पुराने दोस्त ने मुझे डिनर पर इनवाइट
अपग्रेड किया है, तो इसीलिए मुझे निकलना पड़ेगा। और डीन तुरंत दरवाजे की तरफ भागते हैं और वो कहते हैं कि अगर मेरी जरूरत पड़े तो मुझे वी चैट पर मैसेज कर देना। और ये सब देख के सिस्टर यान कहती हैं कि डीन सच में बहुत ही ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, वो फिर से ट्रिवान पेवेलियन के लिए और भी ज्यादा फंडिंग लेने जा रहे हैं। और तभी सिस्टर यान कहती हैं कि वैसे तुम अपना बायोलॉजिकल लेवल और अपनी बॉडी टेम्परेचरिंग की प्रोग्रेस इतनी अच्छे से कैसे छुपा रहे हो कि डीन और प्रिंसिपल युआन को भी इसके बारे में पता नहीं चला। और हमारा एमसी घबराते हुए कहता है कि सॉरी सिस्टर यान, ये कुछ ऐसा है कि जिसके बारे में मैं अभी बात नहीं करना चाहता। और हमारा एमसी अपने मन में कहता है कि ये सिस्टम ही तो मेरा सबसे बड़ा हुकुम का इक्का है, मैं इसके बारे में किसी को भी बताने वाला नहीं हूँ। और आगे सिस्टर यान कहती हैं कि जूनियर ब्रदर इतना भी कंजूस मत बनो, बस अपनी सीनियर सिस्टर को बता दो प्लीज, मैं बदले में तुम्हें अपना एक सीक्रेट बताऊंगी, तुम कुछ भी पूछ सकते हो। और हमारा एमसी अपना मुंह मोड़ के कहता है कि ये सच में ऐसी चीज नहीं है जिसके बारे में मैं बात कर सकूं। और सिस्टर यान गुस्से में कहती हैं तो फिर ठीक है, अगर तुम इस बारे में बात नहीं करना चाहते तो अब मैं और फोर्स नहीं करूंगी, लेकिन क्योंकि हम दोनों का बायोलॉजिकल लेवल और रैंक सेम है तो क्यों न एक फ्रेंडली मुकाबला हो जाए। और हमारा एमसी कहता है कि हाँ ये मेरे लिए सही रहेगा। और वो अपने मन में सोचता है कि अपने ही लेवल के किसी के साथ मुकाबला करने से मुझे अपनी ताकत का पता चलेगा और मेरे कॉम्बैट स्किल्स भी बेहतर होंगे। सिस्टर यान कहती हैं कि मैं बॉडी टेम्परिंग स्किन फ्लैश बोन के सेकंड राउंड तक पहुंच गई हूं और मैंने अभी तक इसका लगभग 20% पूरा कर लिया है, तो बस एक ही बार में मुझ पे अपनी पूरी ताकत से हमला करना। और इसी नोट पे ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। और भाई मैं सच बता रहा हूँ, आगे आने वाले एपिसोड इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं और नेक्स्ट पार्ट में लगभग 3-4 दिन में अपलोड कर दूंगा। और भाई लोग प्लीज सब्सक्राइब और लाइक करके अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा और कमेंट्स में अपने ओपिनियंस जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, इन्फिनाइट एवोल्यूशन स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो पार्ट 11।